तो हेलो एंड वेलकम टू सोमा। आज हमारे साथ है जयंती कठड़े जी, जिनका महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन इन्हीं का है। तो फिर आज हम इनके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को अगर रेस्टोरेंट चेन अगर इतना बड़ा बनाना रहेगा तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, और इनके हम बैकग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कि मतलब इन्होंने रेस्टोरेंट चालू करने का सोचा क्यों, पहले रीजन क्या था और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट कैसे किया सक्सेसफुली, और एक सबसे बड़ा महाराष्ट्र फूड चेन रेस्टोरेंट कैसे बन चुका। तो फिर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल पॉडकास्ट पे आने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम जयंती कठारे है और मैं पूर्ण ब्रह्म नाम का एक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट चेन चलाती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा मराठी रेस्टोरेंट चेन है जो वुमेन लीडरशिप पे चलता है। हम लोग फ्रेंचाइजी ओनली लेडीज को देते हैं, ओनली जेंट्स कैन नॉट टेक अ फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स कि आपको अगर हमारा फ्रेंचाइजी लेना है तो आपके ग्रुप में कम से कम एक तो लेडी पक्की चाहिए, तो ही आपको फ्रेंचाइजी मिल सकता है। और ये सिर्फ मराठी फूड बेचा जाता है यहाँ पे, और मराठी फूड को एक ग्लैमर देने का कोशिश किया जा रहा है पूर्ण ब्रह्म से। आपने आप अभी अभी इस तो आप पॉडकास्ट एक को मराठी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन, लेकिन इससे पहले आपका जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? वैसे देखा जाए तो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। मैं नेशनल प्लेयर थी एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है वो कंप्यूटर्स में हुआ है। तो ऐसा समझ लो कि भागा दौड़ी से कभी पीछा छूटा ही नहीं। और मेरे मॉम डैड ही मेरे सबसे बड़े कोच थे। और मेरी सबसे प्यारी दादी जो वो मेरी लाइफ की कोच बन गई, क्योंकि उसके वजह से मैंने पूर्ण वर्मा स्टार्ट किया है। वो उसने अगर सिखाया नहीं होता तो शायद इतने सारे ट्रिक्स पता ही नहीं होते, इतने सारे इजी वे पता ही नहीं होते मराठी फूड के। तो वो सारा ध्यान में रख रही थी। पता नहीं, शायद पूर्ण वर्मा स्टार्ट करना था। वो बैक डॉट कनेक्ट होते ना, वैसा हो गया। और खाने के शौकीन नहीं थे, लेकिन घर में कभी बाहर से खाना नहीं मंगवाया गया। जो भी बनाना है घर में बनता था। तो इडली भी बनती थी, केक भी बनता था, ऑथेंटिक मराठी डिशेज भी बनती थी, क्योंकि घर में ही 30-35 लोग हो जाते थे। तो हम बोलते हैं ना कि हम लोग गोकुल में पले बड़े हैं, तो वैसा हालत था। सब लोग साथ में, मामा मौसी अत्या काका बुआ, सब 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 साथ में। तो ऐसा बचपन तो बहुत प्यारा गया है। बहुत सारी यादें हैं बचपन की। और उसके बाद मैं अकेली लड़की थी, मेरे सारे भाई है, मुझे बहन नहीं है ऐसे। तो भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ। और तो थोड़ा बॉयिश नेचर था। तो जब बाहर फेंका गया दुनिया में, तब 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 ऐसा टॉम बॉय जैसे ही बिहेव करती थी। आज भी याद है कि मेरे जेब से कभी डॉल्स या कभी ऐसे छोटी चीजें नहीं निकली। हमेशा वो कंचे, भंवरे, पतंग, उसका रस्सी, वो सब निकलता था। तो मैं झगड़ा भी कर लेती थी लड़कों के साथ, और खेलती थी बहुत। तो उससे स्टैमिना बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर नेशनल प्लेयर बना लिया गया। एंड कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ। वहीं पे लाइफ पार्टनर मिल गया इंटर्नशिप करते करते। वो भी सेम स्कूल के ही प्रीमाइसेस से मिला हुआ है। तो ये बोलने में मुझे तकलीफ नहीं होगी कि मेरा दोस्त ही मेरा लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ स्कूल में बेंच शेयर किया है, उसी के साथ शादी कर ली। लेकिन तब पता नहीं था कि शादी करने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे की बहुत बड़ी राइवरी थी। यानी झगड़ा तो ऐसा करते थे कि जान निकाल दे। और आगे जाके अभी वही कर रहे हैं। मजा आता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का लाइफ वही है जो स्कूल का था। और मस्ती करते हैं दोनों भी। तो दोनों एक दूसरे को पूछते हैं कि गल्ला कितने का उठा रहा है, वो भी और मैं भी। वो आज की पीएमजी में पार्टनर है और मैं मेरा रेस्टोरेंट चला रही हूँ। लाइफ अच्छा था, लेकिन टर्न
लेना ही पड़ता है कहीं जाके, तो वो टर्न ले लिया और पूर्ण ओके। ब्रह्म मेरे हाथ से आगे बढ़ना था तो बढ़ गया। हाँ ठीक है। ये बात ये हुई पूर्ण ब्रह्म की। आपने बोला कि आप एथलेटिक्स में भी थी और जिम्नास्टिक्स में भी थे, आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे थे, तो फिर उसी को आपने आगे क्यों परस्यू नहीं किया? हाँ, मुझे मेरे मॉम डैड ने ना 10th में पूछा था और कि स्पोर्ट्स में जाना है कि कुछ और करना है। तो मैंने बोला यार, तब तब इंडिया की स्पोर्ट्स की हालत बहुत खराब थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि थैंक यू कर दो मुझे, मुझे नहीं आगे बढ़ना है स्पोर्ट्स में, मुझे तो पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके मैं कुछ अच्छा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगी, कुछ कंप्यूटर्स में काम करूंगी। मुझे ना तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पता नहीं था। तब हमारे यहाँ एक लैब था कंप्यूटर का, तो उसमें घंटों बैठी रहती थी, स्पेशल परमिशन निकाल के बैठी रहती थी, कुछ नहीं करती थी, बस वहां पे जाके अच्छा लगता था उधर बैठ के टाइम पास करना। तो वो कंप्यूटर्स देखती थी, कभी हाथ लगाने का हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि परमिशन नहीं था। तो गिने चुने लोगों को हाथ लगाने दिया जाता था। विंडोज 3.0 का बात कर रही हूँ, तो तभी जस्ट आया हुआ था वो चीज। तो फिर आपने बोला कि आपने उसके बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने मतलब कौन से कॉलेज से किया और कौन सी डिग्री की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से और दिस इज MCA। एमसीए के बाद आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप में आपको लाइफ पार्टनर मिला, लेकिन आपने जॉब कितने साल की उसके बाद MCA के बाद? और मैंने ऑलमोस्ट 14 साल जॉब किया है IT इंडस्ट्री में, एंडिंग विद इन्फोसिस, मेरा ड्रीम कंपनी। तो फिर आपने 14 साल उस एक कॉर्पोरेट लाइफ जिया, उसके बाद आपको कैसे सोचा कि मतलब एक 14 साल मतलब एक बहुत लंबा टेन्योर रहती है, उसके बाद जो सैलरीज वगैरह रहती है वो भी अच्छी खासी आने लगती है और जो एक स्टेबिलिटी रहती है लाइफ में वो बहुत सही आ रही रहती है। उसके बाद आपने क्यों सोचा कि पूर्ण ब्रह्म मुझे चालू करना है? ये जॉब की वजह से मुझे बहुत सारे बार बाहर देश में घूमना पड़ता था। तो प्रणव का ट्रांसफर हुआ ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। वापस आते समय हम लोगों ने तब बताया नहीं था कि हम लोग वेजिटेरियन हिंदू मिल चाहिए। तब बोर्डिंग पास लेते समय बताया जाता था और हमने बताया नहीं, तो पूरा टाइम मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड आया, बीफ आया, पोर्क आया। वेज में वो लोग सिर्फ वो ब्रेड बटर और कुछ फ्रूट्स दे रहे थे। यार ये तो ठीक नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में भी वही हालत था कि वेजिटेरियन खाना खाने जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं था अदर देन इडली सांभर, या फिर बहुत हो गया तो पनीर बटर मसाला और वही नान वही दाल। तो मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है वो वेजिटेरियन है, तो उसको खाने को ही नहीं मिलता था। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये वेजिटेरियन सेक्शन में इसके पास कुछ ऑप्शन क्यों नहीं होते। मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो वो सीट के नीचे आग लग गई फ्लाइट में, और आने के बाद डिसाइड कर लिया कि पूर्ण ब्रह्म तो चालू करेंगे। तो फिर उसके बाद आने के बाद आपने पूर्ण ब्रह्म चालू करने का डिसीजन लिया। घर वाले कुछ नहीं बोले कि मतलब एक इतनी सालों की स्टेबल जॉब छोड़ के अचानक से इतनी मतलब एक रेस्टोरेंट का ये कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उसमें मतलब जो एफर्ट लगते हो सबसे ज्यादा लगते हैं एक रेस्टोरेंट को अच्छे से सस्टेन करने के लिए। तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन हुआ उस पे? एक्चुअली हम लोगों ने ना कॉल लिया है, हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को बिठाया और बताया कि मैं मेरा जॉब छोड़ रही हूँ और मैं ये ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं करना है तो नहीं करेंगे, लेकिन आप जाने के बाद पक्का कर लेंगे। तो हमारा तो डिसाइड हुआ है कि हमको करना है, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, बेटर है। तो मेरी मम्मी ने और मेरी सास ने मेरे को एक ही लाइन बोला है, देख सक्सेसफुल हुई तो तेरा सक्सेस, हार गई तो तेरी हार, तो दोनों पचाने का ताकत रखना, लेकिन ये करते समय घर को कभी मत भूलना। तो घर का ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे हाथ में बच्चे हैं, हस्बैंड है, हम सब लोग हैं।
तो हमको सबको संभालना पड़ेगा, रीति रिवाज सारे संभालने पड़ेंगे। और तू ये नहीं बोल सकती कि मैं थक गई हूँ या फिर यू डोंट हैव ऑप्शन। मैंने कहा ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बच्ची हूँ, तो आप जितने खमकी से खड़े हैं मैं उससे डबल खमके से खड़ी हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 9-10 साल ब्रेक नहीं लिया, 9 वीक लिया। उसके बाद आपने पूर्ण ब्रह्म चालू किया। पूर्ण ब्रह्म की पहली ब्रांच कहाँ पे थी और आज उसके कितने ब्रांच थे, कहाँ पे? प्री कोविड हमारे 14 सेंटर्स चालू थे और 39 सेंटर्स का साइनिंग होके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया था। कोविड के बाद हम लोगों ने रीस्टार्ट करने का स्टार्ट किया, तो अभी 5 सेंटर रनिंग मोड में है और अभी बाकी के अप एंड रनिंग होंगे कुछ एक साल भर में सारे स्टार्ट हो गए। पहला सेंटर आपने कहाँ पे स्टार्ट किया था? बैंगलोर में, कोरमंगला में। अभी आपके इंडिया में कितने सेंटर है और इंडिया के बाहर कितने सेंटर्स हैं? फिलहाल इंडिया में 5 है और इंडिया के बाहर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च एंड तक या अप्रैल एंड तक, डिपेंड ऑन दी वीसा प्रोसेसिंग। कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो? हम लोग प्रोबेबली लंदन और दुबई। तो फिर आपने पहला जो रेस्टोरेंट था वो बैंगलोर में खोला, क्योंकि आप बहुत नए थे एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, आपने उसके लिए मतलब कैसे मतलब कहाँ से पढ़ा और कहाँ से मतलब जो लीगल लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और क्या रहते हैं जरा बता सकते हो व्यूअर्स के लिए? देखिए, अगर आप मुझे लीगली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका ऑफिशियल आंसर ये है कि सारी सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं आईटी फर्म की एम्प्लॉय रह चुकी हूँ, तो मैंने सारा डेटा पहले ही निकाल के रखा था कि क्या क्या लगने वाला है और उसके हिसाब से एक्सेल फाइल रेडी किए थे, प्रोजेक्ट प्लान रेडी किया था और कितना पैसा लगने वाला है, कब कब लगने वाला है, ये सारा लिख के निकाला था। तो लीगलिटीज तो पता थी, लेकिन जब एक्चुअल में करने गए तो सीन कुछ अलग था। कुछ जगह पे ब्राइबिंग था, कुछ जगहों पे टाइमलाइन था और बहुत सारी चीजों पे ऐसा था कि अरे ये तो पता ही नहीं है, अरे ये तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, अरे इसके लिए ये करना पड़ेगा। एंड तब वैट था, सर्विस टैक्स, वैट, सर्विस चार्ज, ये सारी चीजें थी, तो वो टैक्सेशन समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन see, things are available, you have to open your eyes, read it, you have to read a lot। और होटल मैनेजमेंट का ऐसा कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है, बस ये पता था कि मुझे क्या बेचना है और ये पता था कि कैसे बेचना है, तो चालू किया। जैसा घर में खाते हैं वैसा यहाँ खिलाना स्टार्ट किया, जैसा वहां पे बिना प्रिजर्वेटिव का, बिना कलर का, बिना सोडे का खाना बनता है, वैसा यहाँ पे भी बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं मेरे बच्चों को रोज सोडा नहीं खिला सकती हूँ तो किसी और के बच्चे को सोडा खिलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो फिर आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, ये पूर्ण ब्रह्म ये नाम कैसे आपने सोचा कि मतलब ये ही मेरे ब्रांड का नाम बनने वाला है? ये तो नो ब्रेनर था, ये मेरा आज जी का दिया हुआ नाम है। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट खोल रही हूँ तो उसका नाम पूर्ण ब्रह्म ही रहेगा, वो इतना आसान था मेरे लिए। बस उसका लोगो बनाने के लिए जब बैठी तब हमारे यहाँ पे एक आचार्य आता था, क्योंकि 30-35 लोग घर में ही थे, प्रोग्राम्स के लिए उसको ही बुलाया जाता था, तो उसको हम लोग भतीजा जी बुलाते थे। तो वो ना एक सोड़ा पहन के आता था, सिल्क का कपड़ा, और जनेऊ रहता था और एक ऐसी चोटी रहती थी उसकी, और इतना बड़ा पेट था उसका। तो हम जब छोटे थे तब बड़ा मजा आता था उसके साथ खेलने में, तो मैंने उसी का लोगो बना लिया, मेरा लोगो करके। तो पूर्ण ब्रह्म का जो स्पून लेके बंदा बैठा है वो भतीजा है। तो फिर स्टार्टिंग में आपने बोला कि स्टार्टिंग बहुत हार्ड रही थी, आपने मतलब स्टार्टिंग में कैसे किया? आपने जो लोगों को मैनेज करना था, उनके मतलब शेफ्स को हायर करना था, अदर वर्कर्स को रिक्रूट करना था, वो कैसे किया आपने स्टार्ट? देखो, जिसको जरूरत है ना वो ज्यादा जल्दी सीखता है, तो मैंने जरूरतमंद लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरा देवर भी था, तो उसको बनाया शेफ, एक देवर को बनाया मैनेजर, मैं खुद एज अ शेफ करके अंदर बैठती थी,
सारे रेसिपीज लिख के निकाले थे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से, और फिर चालू किया। और एक छोटा देवर है जो होटल मैनेजमेंट करके आ रहा था, तो वो बड़े सेटअप में ज्वाइन हुआ, तो उसने तो पूरा रंग ढंग ही बदल दिया। उसने पूरा डिसिप्लिन लेके आ गया। उसने मुझे सिर्फ इतना बोला, तेरे को क्या बेचना है वो बता, उसका रेसिपी बता, मैं उसको जिंदगी भर वैसे ही फॉलो करूंगा। और बंदे ने जो हाथ में लिया है, आज कंपनी का डायरेक्टर है, यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, धूम कर रहा है फिलहाल। आपने यहाँ पे बात करी कि स्टैंडर्डाइजेशन पे, अभी आपके अपने बोला कि बहुत सारे आउटलेट्स हैं, उन पे आप एक ऐसे मेक श्योर करते हो कि आपके जो प्रोसेस है, जो आपको बेंगलोर के रेस्टोरेंट पे मिल रहा है, वही आपको बाकी के रेस्टोरेंट से मिलेगा। करेक्ट। कैसे आप मेक श्योर करते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करें? ओके, सिंपल है। आज तक इंडियन कुजीन में किसी ने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लाया है, क्योंकि इंडियन स्पेशलिटी कुजीन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस हैंड। तो पिज्जा भी तो एक्सपीरियंस हैंड और एक्सपीरियंस के भरोसे ही बनने वाला पदार्थ है किसी और कंट्री, तो उनका तो स्टैंडर्डाइजेशन है। तो मैंने सोचा यार, मेरा कोडिंग का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लेके आ गई, तो शायद दुनिया में सबको मैं रेसिपी सिखा पाऊंगी। मुझे फिर लैंग्वेज बैरियर या फिर कम्युनिटी बैरियर या फिर डिस्टेंस बैरियर नहीं रहेगा। तो हमने हमारे सारे रेसिपीज को कन्वर्ट किया कोड्स में। जैसे मसाला भात है, तो मसाला भात का रेसिपी 10084, और हर जगह पे यही मेजरमेंट से रेसिपी चलता है, तो सेम बन जाता है। तो ये कोड्स है हमारे, ये कोड्स हर बंदे को याद है, फिर स्पेनिश बंदा हो, गुजराती बंदा हो, साउथ इंडियन बंदा हो या फिर मराठी हो, सबको मैथमेटिक्स एक ही है, 1 + 1 2 ही होता है दुनिया में। तो ये नंबर सबके ध्यान में है। तो फिर ये बात हुआ स्टैंडर्डाइजेशन की। तो फिर आपने जब पहला रेस्टोरेंट खोला था, तो आपके कॉस्टिंग क्या आया था सभी चीजों को एक करने के लिए? मेरा पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 20 लाख का। और अगर आज आपको अगर आपको सेम रेस्टोरेंट खोलना रहेगा, आपको अभी कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अभी आफ्टर कोविड ना, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे वेंडर का कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हेवी हो चुका है। तो हमारे डिफरेंट टाइप्स है फ्रेंचाइजीज के, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक है पोटोबा सेटअप जो 1200 स्क्वायर फीट का है, जिसका कॉस्टिंग रफली 40 to 45 लाख का जा रहा है। उसके ऊपर का है 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का, जिसका कॉस्टिंग जाता है 80 लाख तक का। डिपेंड्स कि क्या क्या डाल रहे हो, कौन से एरिया में है। और उसके ऊपर का है संस्कृति सेटअप है, जो जाता है 90 लाख के ऊपर मिनिमम, जो 100 सीटर का होता है। तो और उसके सबसे छोटा वाला सेटअप जो है, उसको वड़ा पाव सेंटर बोला जाता है, जिसमें सिर्फ 4 आइटम्स है, जो एकदम रोड साइड अपना गाड़ी लेके खड़े हैं, लेकिन उनको कुछ अच्छा करना है, अच्छी ब्रांड के साथ ज्वाइन होना है, तो उनके लिए 10 लाख का ये इन्वेस्टमेंट है। और हम लोग पूरा रेसिपीज दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और शेफ उनका होता है। लेकिन बाकी सारे तीनों इसमें पूरा P&L हम संभाल रहे हैं, हम आपको रेवेन्यू निकाल के देते हैं। रेवेन्यू की बात हो रही है, आपने एक बहुत ही स्टेबल जॉब छोड़ के इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में एंटर किया था, तो फिर अभी आपके रेवेन्यूज कहाँ तक पहुँचते हैं? वैसे अगर बोला जाए तो टिपिकल होटल इंडस्ट्री का जितना रेवेन्यू बनना चाहिए उतना तो बन ही रहा है, इसीलिए अभी मल्टीपल्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल हैंड में आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि कोविड के बाद अभी स्टार्ट हुए हैं, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिफोर वी कंक्लूड, आप कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स के लिए? भाई एक बात समझ लो, ड्रीम देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, तो ड्रीम्स देखो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का ताकत लाओ, क्योंकि नहीं तो फिर वो सिर्फ ड्रीम रह जाते हैं। और सक्सेस अगर चखना है तो एक बात पक्का ध्यान में रखना कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, और सस्टेनेबल जर्नी चाहिए, तो वो बंदा सक्सेसफुल है, ऐसा मैं मानती हूँ। और कीप वॉकिंग, दैट विल हेल्प यू टू वॉक, एंड
keep you steady, stable, and keep growing. That's the funda of life. Don't take a rest. ये एज में रेस्ट नहीं लेने का. वो एकदम 84 के ऊपर जब हाथ हिलना स्टार्ट होएगा तब रुकना है तो रुक जाओ. तब तक कमा लो और दुनिया को अपना सारा अच्छा ही दे दो. दुनिया आपको अच्छा ही देगी. So this was our podcast with जयंती कथड़े, जो एक सबसे बड़े मराठी रेस्टोरेंट चेन के ओनर है. तो फिर मिलते हैं आपको किसी नई पॉडकास्ट में किसी और एक नई गेस्ट तक. तब तक के लिए गुड बाय. बाय.